दोस्तों, इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं आपका परिचय कुमार अनुपम और उनकी कविताओं से करवाना चाहती हूँ। जैसा कि पूरा साहित्य समाज, सहृदय समाज जानता है कि हमारे दौर के बेहद प्रतिभाशाली कवियों में से हैं कुमार अनुपम। मेरे वरिष्ठ हैं, अग्रज हैं, मैं उनका आदर करती हूँ। कई दफ़ा उनके साथ मंच साझा करने का भी अवसर मिला। उनकी कविताएं मानव जीवन की संवेदना और शहर की महानगरों की चकाचौंध भीड़ भाड़ आपाधापी के बीच सृजनात्मक लय, राग, संगीत पैदा करती हैं, जिसमें जीवन का हर पहलू विद्यमान है। इनकी कविताओं में जो समाज है, जो समय है, जो रिश्ते हैं आपस में गुथे हुए, या जो घटनाएं हैं और घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिघटनाएं हैं, जो दर्शन है, प्रदर्शन है, जो राजनीति है, जो वर्चस्व है और इतिहास भी, यानी जो हमारी परंपराएं और हमारा गौरवमयी इतिहास है वह भी है। इनकी कविताओं का परिवेश बेहद सजग दिखाई देता है। इनकी भाषा में भी एक तरह का मैं कह सकती हूँ, इनके भाषा में, इनके शब्दों में एक चमत्कार, जादुई कुछ अद्भुत सा घटता है। ये कौशल कुमार अनुपम को हासिल है और संभवतः वह इसीलिए कर पाते होंगे ऐसा कि वो कवि होने के साथ साथ कलाकार हैं। और कलाकार का मन ऐसा ही होता है कि वह चीज़ों को दृश्य के रूप में, यानी जब वो शब्द चित्र उकेर रहा होता है तो वो एक दृश्य भी तैयार कर रहा होता है। एक बड़े कैनवास के कवि हैं कुमार अनुपम निश्चित तौर पे। बारिश मेरा घर है नाम से उनका कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार नवाजे गए हैं। चंद्रकांत देवताले जी के साथ कविता समय एक नाम से संकलन का प्रकाशित है। केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिल चुका है कुमार अनुपम को। केंद्रीय साहित्य अकादमी में वो काम भी कर रहे हैं और इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें कविता समय, जो कि बहुत सम्मानित पुरस्कार है, ये सम्मान मिल चुका है 2011 में। सीधे कुमार अनुपम की सहृदयता, सरलता पर बात करते हुए मैं सीधे उनकी कविताओं पर आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी उनकी कविताओं में, जो उनकी रचना संसार में जो दृश्य बड़े बनते हैं, जो एक कलात्मक भूमि, ज़मीन तैयार होती है, उसको देखें और उससे परिचित हों। मेरी पसंद की 5 कविताएं मैंने चुनी हैं कुमार अनुपम की। पहली है उसका देखना। बीमार था भाई और अस्पताल भरा हुआ, खुले आकाश के नीचे नसीब हुआ उसे किसी तरह एक बेड। बेहद जद्दोजहद के बाद ऐसा आपातकाल था। ड्रिप की सीली सी आवाज थी जब बुदबुदाया, हमारे देखने की सीमा तो देखी। वह चांद देख रहा था और तारे, अब उसका बोलना बर्फ हो रहा था और जमीन पर थोड़ी ही दूरी पर चलता हुआ आदमी तो ओझल हो जाता है यकाएक हमारी निगाह से। भैया देखिए जरा कितने पेच हैं इस दुनिया में। वो बहुत मासूम दिख रहा था और खतरनाक तरीके से गंभीर। अब मैं उसे बीमार कहकर शर्मिंदा हो रहा हूँ। दूसरी कविता है काउंसलर कामरेड। घर की याद सिर्फ और सिर्फ एक भावुक बिछड़ापन है कामरेड। घर की याद सिर्फ और सिर्फ एक भावुक बिछड़ापन है कामरेड। व्यर्थ ही खुदूर बुदूर विचारते रहे और आंतों की गांठ आत्मा के नाखून से नींव सींचते रहे रक्त से। जाया करते रहे उम्र की पूंजी, रात की राह पर पड़े एक लेड की चमक से कटते रहे शंकित बेवजह
कि बच्चे तो गुजरते ही रहेंगे उस राह से। स्वप्नों को निर्मम उदासीनता से आप्लुत करना था कामरेड। स्वप्नों को निर्मम उदासीनता से आप्लुत करना था कामरेड। कामरेड, महान चिंताओं का समय है यह। बड़े मसौदों की रणनीति, बड़े मसौदों की रणनीति जोड़ रही है भूमंडल को। यह वक्त नहीं है ऐरी गैरी कविता वविता के लिए वैध। यह वक्त नहीं है ऐरी गैरी कविता वविता के लिए वैध। क्यों आमादा हो एक अप्रासंगिक विचार कर दिए जाने को? प्रगतिशील और समकालीन तो नहीं ही कहलाओगे कामरेड। आओ आओ राजपथ पर भाग आओ कामरेड, वरना मिटो कलेजे में धसाए अपना ग्राम अपना संताप। आओ आओ राजपथ पर भाग आओ कामरेड, वरना मिटो कलेजे में धसाए अपना ग्राम अपना संताप। काउंसलर कामरेड, इतना तेज और बोलते हैं अधिक कि सुनाई नहीं पड़ता। काउंसलर कामरेड, इतना तेज और बोलते हैं अधिक कि सुनाई नहीं पड़ता। कुमार अनुपम की ही ये एक तीसरी कविता झलक। इतना सरल था कि क्या था, पर अवश्य है यह तो, कि बेसुध हो कुछ कदम वह चला ही जाता था, साथ साथ जैसे दुख न हो दोस्त हो। हालांकि मिलना इस तरह नापसंद था उसे, किंतु बना रहता था सहज अपनी ही धुनता हुआ। चलता रहता था किसी रिक्शे वाले की तरह जो सबसे ज्यादा चिल्लाते, जोर से गाते या अकेले ही बड़बड़ाते हुए दिखते हैं, जैसे कर रहे हों दुखों को भरमाने की कोशिश। वह कुछ ऐसा ही करता था, फिर भी बचाव की लाख ज्यादती के बावजूद चलने वाला उसके साथ अचानक बदल ही जाता था। प्रश्न में, आजकल क्या कर रहे हो? आजकल क्या कर रहे हो कि टंगड़ी मार गिरा ही देता था। इतना सरल था कि क्या था, पर इतना तो अवश्य था। इतना सरल था, क्या था, पर इतना तो अवश्य था कि बिना शिकवा किए वह चौंक कर उठता, अपनी डिग्रियों और हाथों को झाड़ता देखता, इस तरह जैसे दिख गया हो कई दिनों की कठिन धुंध को चीरता सूरज, जैसे मिल गई हो पिता को अपने बच्चे के पहले दांत की झलक। आहा, बेहतरीन पंक्ति। एक दफा और सुने इसे। इतना सरल था कि क्या था, पर इतना तो अवश्य था कि बिना शिकवा किए वह चौंक कर उठता, अपनी डिग्रियों और हाथों को झाड़ता देखता, इस तरह जैसे दिख गया हो कई दिनों के कठिन धुंध को चीरता सूरज, जैसे मिल गई हो पिता को अपने बच्चे के पहले दांत की झलक। और यह कविता कुमार अनुपम की उनके मुँह से भी सुनी है। ये कविता संबंधों को लेकर और इस जटिलतम समय में जो पारदर्शी, जो अपनों की गंध महक है, जो अपनापन है, जो अपनत्व है, उसको सजोए हुए है ये कविता। और ये कविता आज के दौर में इसलिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाती है कि हम लगातार छींज रहे हैं संबंधों के मायने में। हम लगातार विभक्त मानसिकता के शिकार हो रहे हैं। तो ये विभक्त मानसिकता से बचाए रखने के लिए, किसी भी संशय दुविधा से बचाए रखने के लिए और अपने अपनों में अपनों की पहचान इस कविता से होती है। आप भी देखें, कविता है पिता। पिता का केवल चेहरा था हंसमुख, लेकिन पिता को खुलकर हंसते हुए देखा नहीं किसी ने भी। नींव की ईंट की तरह भार साधे पूरे घर का अपने ऊपर अडिग खड़े रहे पिता। आए अपार भूकंप, चक्रवात अनगिन, गगन से गाज की तरह गिरती रही विपदाओं में झुका नहीं पिता का ललाट।
कभी बहन की फीस कम पड़ी तो पिता ने शेव कराना बंद रखा पूरे 2 माह। कई बार तो मेरी मटर गश्तियों के लिए भी पिता ने रख दिए मेरी जेब में कुछ रुपए, जो बाद में पता लगा कि लिए थे उन्होंने किसी से उधार। पिता कम बोलते थे, या कहें कि लगभग नहीं बोलते थे। पिता कम बोलते थे या कहें कि लगभग नहीं बोलते थे। आज सोचता हूँ उनके भीतर कितना मचा रहता था घमासान, जिससे जूझते हुए आज पता चला कितना मचा रहता था घमासान, जिससे जूझते हुए खर्च हो रही थी उनके दिल की हर धड़कन। माँ को देखा है हमने कई बार पिता की छाती पर सिर धरे उसे अनकते हुए। माँ की उदास सांसों में पिता की अतृप्त इच्छाओं का ज्वार सिर पटकता कराहता था बेआवाज। यह एक सहमत रहस्य था दोनों का, जिसे जाना मैंने पिता बनने के बाद। और यह आखिरी कविता, 5वीं कविता, वे अब वहां नहीं रहती। संवेदनहीन समाज पर कटाक्ष करती हुई लगातार समाज से जो स्पंदन गायब होती जा रही है। कोई आस नहीं, कोई टोह नहीं, कोई खटखटाहट नहीं, कोई दस्तक नहीं। हर दरवाजा बंद है, हर झरोखा शंका से, संशय से, दुविधा से ग्रस्त है। ऐसे समय में यह कविता जवाब देती है। चिट्ठियां जिनका तलाश रही हैं पता, वे अब वहां नहीं रहते। अखबारों में भी नहीं उनका कोई सुराग, सिवा कुछ आंकड़ों के। लेकिन अब भी सुबह वे जल्दी उठते हैं, म्युनिसिपैलिटी के नलके से लाते हैं पूरे दिन भर का पानी। हड़बड़ाहट की लंबी कतार में लगकर बच्चों के टिफिन तैयार करती पत्नी की मदद करते हैं। अखबार पढ़ने के मौके के दरमियान 4 लुक़मे तोड़ते हैं भागते भागते। देखते हैं दहलीज पर खड़ी पत्नी का चेहरा। बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और नौकरी बजाते हैं दिन ब दिन। ऑफिस से निढाल घर की राह लेते हैं कि एक धमाका होता है सरे राह, फिर कुछ नहीं। वे अपनी अनुपस्थिति में लौटते हैं। साथियों, ये संवेदना की धागों को पिरोती हुई मानवीय स्वप्न और मानवीय सरोकार को पैदा करती कविताएं हैं। इनके बड़े सूक्ष्म तंतु हर शब्द में, बल्कि शब्द में भी जो रेशे हैं उनमें विद्यमान हैं। और कुमार अनुपम के जो हृदय में ज्वार है, जो उफान है, चाहे वो समय को लेकर, समाज को लेकर, संबंधों को लेकर, वह उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह जाता। और किसी कवि को विराट बनाने में, किसी कविता को कालजयी बनाने में, बहुत स्थिर और स्थायी प्रभाव देने में यही संवेदना के तंतु काम आते हैं। तो आज हम कुमार अनुपम की 5 कविताओं के साथ से दूसरी श्रृंखला और दूसरी कड़ी में किसी और कवि के साथ। बहुत शुक्रिया।